एवरीवन, दिस सचिन खरे और ये फंडामेंटल राइट्स लेक्चर सीरीज का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ना है। मौलिक अधिकार क्या है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 क्या है, ये मैंने मौलिक अधिकार के पहले भाग में बता दिया था। इसका जो दूसरा भाग था वो समानता के अधिकार से संबंधित था, जिसमें अपन ने अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक पढ़ लिया है। इस वीडियो में हमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में पढ़ना है, अर्थात अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। अब इस स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में सर्वोच्च स्थान रखता है। ये इसीलिए है क्योंकि नागरिकों के व्यक्तित्व का निर्माण स्वतंत्रता के अधिकार से ही संभव हो पाएगा और नागरिकों के व्यक्तित्व का निर्माण करना ही मौलिक अधिकारों का मूल उद्देश्य था। इस वजह से स्वतंत्रता का अधिकार मूलभूत भी है और बहुत ही आवश्यक भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने लेक्चर की स्वतंत्रता के अधिकार से। तो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है स्वतंत्रता के अधिकार से। संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, अनुच्छेद 19 कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्रत्याभूत करता है। प्रत्याभूत करने का अर्थ होता है कि ये कुल 6 प्रकार की मूलभूत स्वतंत्रताओं को प्रदर्शित कर रहा है, या इसमें कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं निहित हैं। संवैधानिक भाषा है, थोड़ी टिपिकल रहती है। अनुच्छेद 22 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। ये मैं वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को संरक्षित करता है। अनुच्छेद 21 का जो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करता है। ये सारी चीजें हमें पढ़ना है कि ऐसा क्या हुआ था कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करना पड़ा था। नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, गिरफ्तारी अलग है और निरोध अलग है। तो ये हम आगे देखेंगे कि क्या डिफरेंस है गिरफ्तारी में और निरोध में। अभी सिर्फ इतना समझिए कि अनुच्छेद 22 जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान कर रहा है। और ये सभी स्वतंत्रताएं आधारभूत स्तंभ कहलाती हैं मौलिक अधिकारों का। ये इसीलिए आधारभूत स्तंभ है क्योंकि ये नागरिकों के व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इनमें से अनुच्छेद 19(1) द्वारा प्रदत्त 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं का स्थान सर्वप्रमुख है। वैसे तो सभी मूल अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार सबसे पहला स्थान रखता है, लेकिन उन सभी स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19(1) के द्वारा प्रदान किया गया जो 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं वे प्रमुख हैं। अब वे 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं क्या है? तो पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, तीसरी है संगठन एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, संचरण मतलब घूमना फिरना, पांचवा है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता, और छठवां है कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। ये 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं जो शामिल हैं अनुच्छेद 19(1) में। अनुच्छेद 19(1) में मूल रूप से कुल 7 स्वतंत्रताएं थी, परंतु अनुच्छेद 19(1) मतलब जैसे अगर अपन इसको का खा गा घा नाम दे तो अनुच्छेद 19(1) में उपबंधित संपत्ति के अर्जन का अधिकार मतलब राइट टू प्रॉपर्टी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निरसित कर दिया गया है। पहले यहां पर 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अब 44वें संविधान संशोधन के बाद कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं बची हैं। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार केवल नागरिकों के लिए है, किसी विदेशी व्यक्ति के लिए ये नहीं है। मतलब सिर्फ भारत में या भारत का जो मूल व्यक्ति है वही इन स्वतंत्रताओं का दावा कर सकता है, किसी विदेशी व्यक्ति के लिए स्वतंत्रताएं नहीं है। हम आगे इन्हीं स्वतंत्रताओं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं।
नागरिक से तात्पर्य नैसर्गिक व्यक्ति से, यहां पर जो शब्द है ना नागरिक, इससे तात्पर्य नैसर्गिक व्यक्ति से है, मतलब जो भारत का मूल निवासी हो या प्राकृतिक निवासी हो। अतः विधिक व्यक्ति जैसे कि कोई कंपनी, निगम आदि यह अधिकार का दावा नहीं कर सकते, उन्हें यह अधिकार उपलब्ध नहीं है। किंतु कंपनी का अंशधारी, अंशधारी मतलब शेयर होल्डर, जो कि भारत का एक नैसर्गिक व्यक्ति होगा, वो इस अधिकार का दावा कर सकता है। लेकिन कोई कंपनी या निगम इस अधिकार का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक नैसर्गिक व्यक्ति को है, मतलब प्राकृतिक रूप से उसे व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले वाले अनुच्छेदों में कोर्ट ये कह चुका है कि कंपनी और निगम को भी व्यक्ति माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक दूसरी अवधारणा है नैसर्गिक व्यक्ति की। नैसर्गिक व्यक्ति का अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से व्यक्ति होना या प्राकृतिक रूप से इंसान होना। इसीलिए कोई कंपनी या निगम इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, राइट टू प्रॉपर्टी का, या हम ये बोल सकते हैं इस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, जो कि ये स्वतंत्रताओं के अधिकार है। सिर्फ मूल रूप से प्राकृतिक व्यक्ति ही इन अधिकारों का दावा कर सकते हैं। जैसे कि कंपनी दावा नहीं करेगी, लेकिन कंपनी का जो अंशधारी होगा वो इन अधिकारों का दावा कर सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अनुच्छेद 19 के दो भाग हैं। एक तो हो गया अनुच्छेद 19(1) जो चलता है का से लेकर छा तक। इसमें जो पॉइंट चा था इसको अब रद्द कर दिया गया है। और दूसरा भाग है इसका अनुच्छेद 19 के खंड 2 से लेकर खंड 6 तक, जो इन मूल अधिकारों पर आरोपित निर्बंधन के बारे में है। अब आ जाते हैं अपन वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर, जो कि अनुच्छेद 19(1) का पार्ट का है। इसका पहला पॉइंट है, अनुच्छेद 19(1) का भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब यह है क्या? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है अपने विचारों एवं दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अधिकार। अपने विचारों एवं दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अधिकार का तात्पर्य है कि हमारे यहाँ कोई भी नागरिक किसी भी नागरिक को कुछ भी कह सकता है, क्योंकि वो उसका विचार है, उसका दृष्टिकोण है, किसी भी प्रकार की टिप्पणियां कर सकता है। जैसा कि आप मीडिया में देखते होंगे, अभी विभिन्न न्यूज चैनल्स पर जो भी केसेस होते हैं या जो भी दिक्कतें परेशानी आती, वो लोग डिबेट ऑर्गेनाइज कराते, उस डिबेट में हर व्यक्ति अपना अपना मत रख सकता है, वो एक मौलिक अधिकार है। अर्थात अनुच्छेद 19(1) का के तहत ही कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं दृष्टिकोण को व्यक्त कर पा रहा है भारत में, और इसी से उसके व्यक्तित्व को निखार मिलता, उसका व्यक्तित्व उभर कर सामने आता है। अनुच्छेद 19(1) का में प्रयुक्त अभिव्यक्ति शब्द इस क्षेत्र को बहुत ही व्यापक कर देता है। विचारों को व्यक्त करने के जितने भी साधन हैं वे इसके अंतर्गत आते हैं। विचारों को व्यक्त करने के साधन मतलब आजकल जैसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर भी व्यक्ति अपने विचारों को ही व्यक्त कर रहा है। विभिन्न न्यूज चैनल्स पर, विभिन्न प्रिंट मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स आदि के माध्यम से, इंटरनेट पर विभिन्न वेबसाइट्स में ब्लॉग बना करके ये सभी प्रकार के विचारों को ही व्यक्त किया जा रहा है, और ये हर इंसान का मौलिक अधिकार है भारत में। विभिन्न न्यायिक निर्णयों द्वारा निम्नलिखित को अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधीन मूल अधिकार माना गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से केसेस में, बहुत सारे ऐसे निर्णयों में बहुत से अधिकार दिए हैं जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, ये केस था साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघवाद 1962 में। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस मतलब मीडिया, जितने भी न्यूज चैनल्स वाले हैं ये इसी के अंतर्गत कार्यरत है, जितने भी प्रिंट मीडिया वाले हैं ये इसी के अंतर्गत कार्यरत हैं, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से भी एक व्यक्ति अपने विचार, अपने दृष्टिकोण को व्यक्त कर रहा है अपने देश के प्रति, इसलिए राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी एक प्रकार का मौलिक अधिकार है। और ये भारत संघ बनाम नवीन जिंदल केस 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार घोषित किया। नेक्स्ट, वाणिज्यिक भाषण अर्थात विज्ञापन की स्वतंत्रता। इतने सारे विज्ञापन आप लोग देखते होंगे, आए दिन किसी भी प्रकार से
रिलेट करके विज्ञापन बताए जाते हैं और उसमें उनके प्रोडक्ट की मूल भावना को बताया जाता है, उजागर किया जाता है, क्योंकि वो भी एक मौलिक अधिकार कोर्ट ने बताया है। जानने का अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है। मतदाता को सूचना का अधिकार, जैसे उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड, दंडादेश, संपत्ति, देनदारी, शैक्षणिक योग्यता के संबंध में, ये भी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। मतदाता को सूचना का अधिकार, इसका तात्पर्य है जो भी कैंडिडेट चुनाव में खड़ा हुआ है उसे इन सारी चीजों का विवरण जो है अपने मतदाताओं से साझा करना होगा, क्योंकि ये मतदाताओं का मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। नेक्स्ट है चुप रहने का अधिकार। राष्ट्रगान का मामला, ये केस था इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद 1986। इसके तहत चुप रहने का अधिकार मतलब अगर किसी को राष्ट्रगान नहीं गाना है या कुछ बोलना भी नहीं है तो चुप रहने का अधिकार भी व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। सूचनाओं तथा समाचारों को साक्षात्कार आदि से जानने का अधिकार प्रेस की स्वतंत्रता में आता है, लेकिन अलग से कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार घोषित किया है। केस था प्रभुदत्त बनाम भारत संघवाद 1982। विदेश जाने का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टेलीविजन, रेडियो आदि द्वारा किसी घटना का आंखों देखा हाल प्रसारित करने का अधिकार, जैसे मीडिया वाले नहीं, किसी व्यक्ति की टांग टूट गई तो सीधा जाकर पूछते हैं कि आपकी टांग टूट गई, आपको कैसा लग रहा, आप पर बिल्डिंग गिर गई, आपको कैसा लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आंखों देखा हाल बताया जा रहा है, क्योंकि ये उनका मौलिक अधिकार है। प्रदर्शन या धरना, किंतु तभी तक जब तक वह हिंसात्मक नहीं है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली के शाहीन बाग में, लखनऊ में या विभिन्न स्थानों पर सीएए के प्रोटेस्ट में बहुत से लोग बैठे थे, तो वो प्रदर्शन या धरना दे रहे थे, लेकिन उनको किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी जगह बदलने के लिए कहा था, लेकिन किसी भी प्रकार से उनके प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि ये उनके कहना चाहिए मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन तब तक जब तक कि वो चीज हिंसात्मक नहीं हो जाती। पूर्व अवरोध, पूर्व अवरोध अर्थात प्री सेंसरशिप। सेंसरशिप होती है ना, जैसे कि कोई भी मूवी है वो रिलीज होने के पहले एक सेंसरशिप के दौर से गुजरती है। उसमें एक प्रमाणन, जो कहना चाहिए फिल्म प्रमाणन बोर्ड होता है, वो एक पत्र जारी करता है जो हर मूवी के शुरुआत में बताया जाता है। तो रिलीज होने के पहले उसकी सेंसरशिप की जाती है, मतलब कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसा कहना चाहिए सीन्स वगैरह उसमें है जो कि किसी भी प्रकार से सांप्रदायिकता को भड़का सकते हैं, या कुछ ऐसा कंटेंट है जो आम जनता को नहीं दिखाना चाहिए, वो चीजें वहां से कट कर देते हैं। तो पूर्व अवरोध या प्री सेंसरशिप को भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसके बाद आता है हड़ताल एवं बंद का अधिकार। अनुच्छेद 19(1) का के अंतर्गत कोई मूल अधिकार नहीं है। जैसे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज अगर उनके उद्देश्य पूरे नहीं हो पाते तो हड़ताल या बंद का आह्वान कर देती हैं, ये कोई मूल अधिकार नहीं है। अतः बंद का आह्वान करना या उसका आयोजन करना असंवैधानिक माना गया है। अनुच्छेद 19 का अनुच्छेद 19(2) के साथ पाठनीय है। अनुच्छेद 19(1) का अनुच्छेद 2 के साथ पाठनीय कैसे है, तो आइए इसको समझते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 19(1) का में बहुत सारे अधिकारों को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 19(2) में उन चीजों पर निर्बंधन लगाया गया है, इसलिए अनुच्छेद 19(1) का 19(2) के साथ पाठनीय है। पाठनीय मतलब उसके साथ अगर पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये स्वतंत्रताओं पर अंकुश भी लगा सकती है सरकार। कैसे, तो आइए समझते हैं। अनुच्छेद 19(2) में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन पर राज्य वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकता है। मतलब अनुच्छेद 19(1) का जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या को सुनिश्चित कर रहा था, जो अभी अपन ने पढ़ा, उस पर निर्बंधन लगता है अनुच्छेद 19(2) के तहत। कैसे? सबसे पहले भारत की प्रभुता एवं अखंडता के आधार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। राज्य की सुरक्षा के आधार पर निर्बंधन लगता है। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,
लोक व्यवस्था के आधार पर शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में, न्यायालय की अवमानना के हित में, मानहानि के आधार पर, अपराध उद्दीपन के संबंध में, इन आधारों पर निर्बंधन लग सकता है अनुच्छेद 19(1) की स्वतंत्रताओं के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो ये जो सभा और सम्मेलन है ये अनुच्छेद 19(1) खा में आएगा। अनुच्छेद 19(1) खा भारत के सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह अपने विचारों का प्रचार प्रसार के लिए शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से, निरायुध मतलब बिना किसी हथियार के इकट्ठा हो सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वस्तुतः यह स्वतंत्रता वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही अंग है। इसमें सार्वजनिक सम्मेलन बुलाने, सभा करने, जुलूस निकालने आदि सभी चीजों का अधिकार अनुच्छेद 19(1) खा में शामिल है। किंतु यह अधिकार भी अत्यांतिक नहीं है। अत्यांतिक मतलब सदा के लिए नहीं है। राज्य चाहे तो इस पर भी अंकुश लगा सकता है। अनुच्छेद 19(3) के तहत इस पर भी कुछ आधारों पर अंकुश लग सकता है, जैसे भारत की प्रभुता या अखंडता के आधार पर, लोक व्यवस्था के हित में। इन चीजों पर या इन दो आधारों पर निर्बंधन लग सकता है अनुच्छेद 19(1) खा के तहत, जो सुनिश्चित करता है सभा एवं सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार है, क्योंकि भारत की सरकार संचालित होती है पॉलिटिकल पार्टी से और पॉलिटिकल पार्टी भी एक प्रकार का संघ ही है। अनुच्छेद 19(1) का द्वारा नागरिकों को संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यह एक महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि यह संसदीय लोकतंत्र का आधार है। संसदीय लोकतंत्र का आधार इसीलिए है क्योंकि इसी के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज गठित होती हैं या एस्टैब्लिश होती हैं। इसके तहत राजनीतिक दलों, श्रमिक संघों, कंपनी, सोसाइटी, साझेदारी मीन्स पार्टनरशिप आदि का गठन किया जाता है। संगठन बनाने के अधिकार में संस्था अथवा संगठन बनाने या ना बनाने, उसको चालू रखने या ना रखने, उसमें शामिल होने अथवा ना होने का अधिकार भी शामिल है। ऐसा नहीं है, ये बाध्यकारी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को संगठन बनाना ही है, क्योंकि इसी में शामिल है संगठन बनाने अथवा ना बनाने। अब अगर संगठन बन गया है तो ये जरूरी नहीं है कि उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है, निरंतर या अत्यांतिक तरीके से उसे चालू रखा जाएगा। अगर संगठन बना है तो संगठन समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है, ये इसी अधिकार के अंतर्गत शामिल है। अब सभी लोग थोड़ी ना हर एक संगठन में शामिल होंगे, क्योंकि संगठन में शामिल होना अथवा ना होना भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत या इस अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। परंतु यह अधिकार भी पूर्ण नहीं है। अब यहां पे भी है अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19 का खंड 4 के अनुसार इस पर भी आधारभूत निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, जिसका आधार है भारत की प्रभुता एवं अखंडता के आधार पर इस मौलिक अधिकार पर भी निर्बंधन लग सकता है। दूसरा है लोक व्यवस्था के आधार पर इसको समाप्त भी या इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, एवं सदाचार के हित पर भी इसे समाप्त किया जा सकता है। तो ये था संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। स्वतंत्रताएं तो खूब सारी हैं, लेकिन हर एक स्वतंत्रता के अंतर्गत उसके निर्बंधन के बारे में भी मेंशन किया गया है हमारे संविधान में। नेक्स्ट है हमारा संचरण की स्वतंत्रता। संचरण मतलब घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) घ समस्त भारतीय नागरिकों को भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये अबाध संचरण की स्वतंत्रता का अर्थ है बिना किसी रोक टोक के हर एक स्थान पर किसी भी समय घूमने फिरने की स्वतंत्रता भारतीयों को है, लेकिन सिर्फ भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही।
इस प्रकार संपूर्ण संपूर्ण भारत या संपूर्ण देश भारतीयों के लिए एक इकाई के रूप में है। या ये जो अनुच्छेद 19(1) है, ये संपूर्ण भारत को उसके नागरिकों के लिए एक इकाई बनाता है, क्योंकि बिना किसी रोक टोक के एक भारतीय भारत देश में किसी भी स्थान पर किसी भी समय भ्रमण कर सकता है। अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत राज्य निम्न आधारों पर इस अधिकार पर निर्बंधन लगा सकता है। क्यों? अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आपके भ्रमण के अधिकार पर या संचरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगा है कि नहीं? तो वो जो प्रतिबंध लगा है लॉकडाउन के आधार पर, वो 19(5) के तहत लगा है। जैसे साधारण जनता के लिए, किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, साधारण जनता के हित में या साधारण जनता के लिए अभी जो लॉकडाउन है वो जनता के लिए ही लॉकडाउन किया गया है। और कोई सा क्षेत्र जो कि जनजातीय क्षेत्र घोषित किया गया है, वहां पर भी निर्बंधन लगाया जा सकता है, क्योंकि ये जनजातीय लोग पसंद नहीं करते हैं आम जनता के इंटरफेरेंस को, तो वहां पर प्रतिबंध लग सकता है संचरण की स्वतंत्रता पर। इसीलिए याद रखिएगा, अनुच्छेद 19(1) एक प्रकार से अबाध संचरण का अधिकार सुनिश्चित करता और इसके कारण संपूर्ण भारत भारतीयों के लिए एक इकाई के रूप में तब्दील हो गया है। परंतु 19(5) के तहत निम्न आधारों पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, साधारण जनता के हित में और किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण पर। नेक्स्ट है निवास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) द्वारा नागरिकों को भारतीय राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। कहीं भी निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता प्रदान करने का तात्पर्य है कि जैसे कोई एक व्यक्ति है मध्य प्रदेश के सागर का, लेकिन उसकी नौकरी लग गई और वो बेंगलोर शिफ्ट हो गया या दिल्ली शिफ्ट हो गया, किसी दूसरी सिटी में शिफ्ट हो गया, तो सबसे पहली चीज तो हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो उसे नागरिकता लेने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी चीज है, उसका मौलिक अधिकार है कि वो चाहे जहां पे भी जाकर निवास कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए उसे पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली जाती। किंतु राज्य द्वारा अनुच्छेद 19(5) के अंतर्गत निम्न आधारों पर भी इस पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। जैसे साधारण जनता के हित में किसी अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए, बिल्कुल वही आधार है, क्योंकि 19(5) के तहत ही निर्बंधन लगाया गया है आपके संचरण के अधिकार पर, और 19(5) के तहत ही निर्बंधन लगता है निवास के आधार पर। तो ये है। नेक्स्ट, उपजीविका आदि की स्वतंत्रता। उपजीविका के अंतर्गत ही व्यापार करने की स्वतंत्रता आ जाती है। अनुच्छेद 19(1) द्वारा भारत के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार अथवा कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यापार करने के अधिकार में व्यापार को बंद करने का अधिकार भी शामिल है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिए कि कोई भी भारतीय है वो अपने मन के अनुसार किसी भी प्रकार की वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार कर सकता है और ये उसका मौलिक अधिकार है। परंतु व्यापार करने के अधिकार के ही अंतर्गत व्यापार को समाप्त करने का अधिकार भी शामिल है। किंतु यह अधिकार आत्यांतिक नहीं है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है। सरकार कुछ आधारों पर या साधारण जनता के हित में इन पर निर्बंधन भी लगा सकती है। जैसे राज्य द्वारा साधारण जनता के हित में इस अधिकार पर निर्बंधन लगाया जा सकता है। राज्य द्वारा कोई ऐसी विधि भी बनाई जा सकती है जो किसी वृत्ति, आजीविका, कारोबार या व्यापार के लिए आवश्यक वृत्तिक या तकनीकी योग्यता विहित करती है, अथवा किसी व्यापार, कारोबार, उद्योग या सेवा को राज्य द्वारा या राज्य के अधीन किसी निगम द्वारा चलाए जाने तथा नागरिकों के पूर्णतः या भागतः अपवर्जन का उपबंध करती है। जैसे कि आप समझिए कि सरकार ने फटाके बनाने पर लाइसेंसिंग अधिरोपित कर दी है, लिकर बनाने पर मतलब शराब आदि बनाने पर लाइसेंसिंग अधिरोपित करी है, जिसके लाइसेंस अलॉट होते तभी कोई व्यक्ति शराब का व्यापार कर सकता है।
तो इस प्रकार के जो निर्बंधन है वो लग सकते हैं। तो आप ये देखिए कि भले ही ये एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसको स्थान दिया गया है, लेकिन सरकार चाहे तो साधारण जनता के हित पर इस पर प्रतिबंध भी लगा सकती है। जैसे दीपावली के समय पर पटाखों की दुकान जो है शहर में उनको एक स्थान अलॉट कर दिया जाता है कि भाई आप यहां पर बैठकर इनकी बिक्री कर लो। उन स्थानों पर बिक्री नहीं होती है जहां पर आम जनता का निवास है। तो इस प्रकार से इन पर निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। एक केस है ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वर्ष 2004 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें ऋषिकेश महापालिका क्षेत्र में अंडा बेचने पर राज्य द्वारा लगाया गया निर्बंधन साधारण जनता के हित में युक्ति संगत माना गया, क्योंकि यह क्षेत्र एक पूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र है। कौन सा? ऋषिकेश। क्योंकि उत्तराखंड उस समय नहीं बना था 2004 में, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का केस है, लेकिन गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अंडे बेचने पर प्रतिबंध लगाना युक्ति संगत माना था। तो अंडा बेचना एक प्रकार से व्यापार तो है ही, लेकिन व्यापार पर निर्बंधन भी लगा सकती है सरकार सामान्य जनता के हित में। तो सरकार अर्थात वहां के महापालिका क्षेत्र में निर्बंधन लगाया गया था और ये केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रतिबंध को युक्तियुक्त माना था। युक्तियुक्त मतलब संवैधानिक माना था, क्योंकि ये संविधान के प्रावधान के अधीन ही ये निर्बंधन लगाया गया है। एक और केस है सोदान सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क के किनारे फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 19(1) के तहत मूल अधिकार है। तो वे लोग जो व्यापार करते हैं फुटपाथ पर, वे उनका मौलिक अधिकार है कि व्यापार पर बैठकर या खड़े होकर या ठेले वेले लगाकर व्यापार करना ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में इसकी पुष्टि कर दी है, क्योंकि संविधान की विवेचना का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ही है। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, और इसके अंतर्गत 3 प्रकार से यह संरक्षण दिया गया है। दोष सिद्धि शब्द का मीनिंग समझिए आप कि दोष सिद्धि है क्या। दोष सिद्धि मतलब उस समय की बात की जा रही है जब किसी अभियुक्त पर, अभियुक्त मतलब वो व्यक्ति जो आरोपी था लेकिन अब वो दोषी हो गया है, क्योंकि उस अभियुक्त पर दोष सिद्ध हो गया, इस वजह से वो कहलाएगा दोष सिद्धि। अभियुक्त मतलब ये अभियोजित है, इस पर आरोप लगाया गया है। तो सामान्य शब्द में अपन बोलते हैं आरोपी, लेकिन इस वैधानिक शब्दावली में या संवैधानिक शब्दावली में आ जाता अभियुक्त। और सामान्य शब्द में अपन बोलते अपराधी, तो यहां पर आ जाता है दोष सिद्धि। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, और इसके तहत 3 प्रकार से यह संरक्षण दिया जाता है, या 3 आधारों पर यह संरक्षण दिया जाता है। पहला है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। अनुच्छेद 20(1) के तहत कार्योत्तर विधि मतलब आप ये समझिए कि जैसे हमारे यहां तो कानून के दायरे में ही सजाएं दी जाएंगी। अब जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है, ये एक नवीन क्षेत्र है जो उमड़कर सामने आ रहा है। पहले तो इतना विकास नहीं था साइंस एंड टेक में, लेकिन अब होता जा रहा है। तो हो सकता है कि इस साइंस एंड टेक के क्षेत्र में कोई ऐसा कार्य कर दे जिससे बहुत से लोगों के साथ कुछ गलत हो जाए, और हो सकता है कि भारत में इसके लिए कोई कानून ना हो, तो उस व्यक्ति को सजा नहीं दी जाएगी। लेकिन सरकार जैसे ही कानून बना लेगी तो उस व्यक्ति को सजा नहीं दे सकती, क्योंकि जब जुर्म किया गया है, जब वो घटना घटित हुई है, तब उस घटना से संबंधित कोई कानून भारत में नहीं था। और यही कहता है अनुच्छेद 20(1) कि जब घटना घटित होती है या जब कोई क्राइम किया जाता है, उस संबंध में उसी समय उस संबंध में अगर कोई सा कानून ऐसा है जो उस घटना को क्राइम मानता है, तो ही व्यक्ति को सजा होगी।
बाद में अगर आप कोई ऐसा कानून बना लो जिससे वह पूर्व की घटना क्राइम या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में या क्रिमिनल केस बन गई है, तो उस व्यक्ति को सजा नहीं होगी, क्योंकि जिस समय क्राइम किया गया था उस समय कोई ऐसा कानून नहीं था कि उस घटना को क्राइम माना जाए। इसीलिए अनुच्छेद 20(1) कार्योत्तर विधियों से संरक्षण देता है। दोहरे दंड से संरक्षण का अर्थ है कि एक गुनाह की सजा सिर्फ एक बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। आत्म अभिशंसन से संरक्षण, इसका अर्थ होता है कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 3 अधिकार मिलते हैं उस व्यक्ति को जिस पर कोई सा दोष सिद्ध हो जाता है। कार्योत्तर विधि से तात्पर्य है, अब समझिएगा इसको, जो मैंने समझाया था उसको और डिटेल में समझते हैं अपन। कार्योत्तर विधि से तात्पर्य है ऐसी विधि से जो किसी कार्य को करने के पश्चात बनाई गई है, मतलब घटना घटित हो चुकी है उसके बाद वो विधि बनी, उसके बाद वो कानून बना है, तथा उस कार्य को अपराध घोषित करती है, यद्यपि वह कार्य उस समय अपराध नहीं था जब वह किया गया था। समझ में आई बात? जिस समय कोई सा कार्य किया गया है या कोई सी घटना घटित हुई है उस समय ऐसा कोई सा कानून नहीं था जो उसे अपराध घोषित करे, लेकिन बाद में कानून बना। तो कानून बाद में बना है तो बाद में सजा नहीं मिलेगी। सजा तभी मिलेगी जब कार्य को करते समय ऐसा कोई कानून मौजूद हो। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा अनुच्छेद 20(1) यह उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जो उस कार्य को करते समय लागू विधि के अधीन अपराध है। अर्थात कोई व्यक्ति केवल तत्समय मतलब उसी समय, तत्समय प्रावृत्त किसी विधि का अतिक्रमण करने पर ही दोष सिद्ध किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अर्थात अगर कानून है आज किसी चीज का और अगर उस कानून का अतिक्रमण कर दिया जाए, उस कानून की अवहेलना कर दी जाए तो ही सजा मिलेगी, अन्यथा सजा नहीं दी जाएगी। अब इसको थोड़े संवैधानिक भाषा में समझते हैं। विधानमंडल को भूतलक्षी या कार्योत्तर दांडिक विधि बनाने से निषिद्ध किया गया है। मतलब विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे कि पुराने अपराधियों को सजा मिले, क्योंकि पुराने अपराधी शब्द का मीनिंग यहां पर यह है कि व्यक्ति को यह नहीं मालूम ना उस समय कि हमारे द्वारा किया जाने वाला काम या कार्य अपराध है, इस वजह से उसने कर दिया। और विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिसमें यह प्रावधान हो कि जो लोग यह कार्य कर चुके हैं उन्हें भी सजा हो। विधायिका को यहां पर रोका गया है ऐसा कानून बनाने के लिए। अतः कोई ऐसा कार्य जो उसे किए जाते समय निर्दोष है, पश्चातवर्ती विधि द्वारा अपराध घोषित नहीं किया जा सकता। पश्चातवर्ती विधि द्वारा मतलब कि कार्य हो गया उसके बाद कानून बना, तो जब कानून बना तब उसे भी सजा दी जा रही है, उसे अपराधी घोषित किया जा रहा है, ऐसा कोई सा कानून विधायिका नहीं बना सकती। अर्थात सरल शब्दों में कोई दांडिक विधि भूतलाक्षी प्रभाव से लागू नहीं की जा सकती। भूतलाक्षी मतलब भूतकालिक प्रभाव से उसे लागू नहीं करेंगे। यह नियम दंड की मात्रा में वृद्धि करने वाली विधि पर भी लागू होता है। अब इसको समझिए, जैसे भले कोई सा कार्य था, वो किसी वर्तमान कानून के तहत एक अपराध था, जिसमें अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 महीने की सजा थी। सजा हो गई, मतलब न्यायालय ने सजा दे दी एक व्यक्ति को कि 6 महीने के लिए इसे जेल जाना पड़ेगा, लेकिन उस कानून में संशोधन करके 6 महीने की सजा कर दी अब 1 साल की। तो वो जो अपराधी है उसे तो रहना पड़ेगा 6 महीने ही, क्योंकि यही भूतलाक्षी प्रभाव से ये चीज लागू नहीं होगी। इसीलिए अगर किसी कानून में दंड की मात्रा में वृद्धि कर दी जाती है ना, तो वो मात्रा में वृद्धि पर भी ये चीज लागू होगी कि अगर दंड की मात्रा में वृद्धि भी कर रही है विधायिका, तो ये वृद्धि लागू नहीं होगी अगर किसी व्यक्ति को पहले से सजा मिल गई है। अतः कोई व्यक्ति जिसने कोई अपराध किया है उस समय उस अपराध के विहित दंड का ही भागी होगा। मतलब
जिस समय अपराध हुआ है उस समय जो विधि लागू थी उसी विधि के तहत उसे दंड दिया जाएगा, जो भी दंड का प्रावधान हो। भले ही बाद में संशोधन करके अगर दंड की मात्रा बढ़ाई जाती है तो उस अपराधी को उतना ही दंड मिलेगा जितना पहले वाली विधि में था, ना कि पश्चातवर्ती विधि द्वारा वर्धित दंड का, क्योंकि कोई विधि दंड की मात्रा को इस प्रकार नहीं बढ़ा सकती कि बढ़ा हुआ दंड पूर्ववर्ती अपराधों पर लागू हो। ठीक है, तो इनको समझिएगा बहुत अच्छे से। और अगर नहीं भी आ रहा है समझ में तो मैंने बताया भी आपको कि आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप कर लो, या कॉल करके आप पूछ लो। परंतु दंड को कम करने वाली विधि पूर्ववर्ती अपराधों पर लागू की जा सकती है। दंड को कम करने वाली विधि, यहां पर यह चीज सुनिश्चित की गई है कि अगर भविष्य में संविधान कानूनी संशोधन करके दंड की मात्रा को कम कर दिया जाए तो ये पूर्ववर्ती अपराधों पर लागू हो जाएगी। मतलब 6 महीने के दंड को कम करके अगर 3 महीने का किया है तो फिर ये चीज लागू हो जाएगी, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार से सिविल तथा कर संबंधी विधियां भी भूतलक्षी प्रभाव से लागू होती हैं। मतलब जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कि कर की मात्रा को सरकार घटा देती है, कभी बढ़ा देती है, तो ये भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनुच्छेद 20(2) के अंतर्गत दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है। दोहरे दंड का मतलब क्या होता है तो आइए समझते हैं। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको मीनिंग समझाया था अभियोजित शब्द का। अभियोजित मतलब आरोपी, आरोप लगा है लेकिन सिद्ध नहीं हुआ तो वो व्यक्ति कहलाएगा अभियोजित। तो अगर अपराध एक ही बार हुआ है तो एक ही बार उसे अभियोजित या दंडित किया जाएगा, बार बार नहीं, उसी अपराध के लिए। यह अंग्रेजी विधि के सिद्धांत पर आधारित है और इसे दोहरा जोखिम या दोहरे संकट का सिद्धांत भी कहा जाता है। दोहरे दंड से संरक्षण न्यायालय या न्यायिक अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों पर ही प्राप्त होता है। मतलब सिर्फ न्यायालय के लिए ही है ये दोहरे दंड से संरक्षण, लेकिन अगर कोई विभागीय कार्यवाही है, अनुशासनिक कार्यवाही है या कोई अन्य कार्यवाही है तो इस पर यह चीज लागू नहीं होगी। विभागीय कार्यवाही जैसे अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं पुलिस विभाग का, तो पुलिस विभाग के अंतर्गत अगर कोई किसी पर विभागीय जांच बैठ गई है तो इस विभागीय जांच में दोहरे दंड से संरक्षण प्राप्त नहीं है। किसी अधिकारी पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही बैठी है तो दोहरे दंड से संरक्षण उसे प्राप्त नहीं होगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 20(2). अब अनुच्छेद 20(3) पर आते हैं अपन। 20(3) आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन मतलब खुद से खुद का गुनाह कबूल कराना, खुद के खिलाफ गवाही देना कहलाता है आत्म अभिशंसन। आत्म अभिशंसन के सिद्धांत से संबंधित है, जिसके अनुसार किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने को वर्जित करता है। मतलब किसी को या किसी अपराधी को, अपराधी नहीं, किसी अभियुक्त को मार मार कर अपने खिलाफ गवाही देने के लिए, अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हां, यह चीज स्वीकार्य है कि अगर वो व्यक्ति स्वेच्छा से अपने खिलाफ सबूत देना चाहे तो। अनुच्छेद 20(3) केवल दबावपूर्ण साक्ष्य देने से वर्जित करता है। दबावपूर्ण मतलब वही मजबूर करना किसी को मार पीट कर। दबावपूर्ण साक्ष्य देने से वर्जित करता है। यदि अभियुक्त स्वेच्छा से साक्ष्य देता है तो यह वर्जित नहीं है। तो ये 3 चीजें हैं जो कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करती हैं। 20(1) कार्योत्तर विधि से संरक्षण, 20(2) दोहरे दंड से संरक्षण और 20(3) आत्म अभिशंसन से संरक्षण। अब एक केस है सैल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद 2010 के बाद में तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने सर्वसम्मति से यह धारित किया कि अभियुक्त मतलब तो समझ में आ गया होगा आपको, आरोपी, अभियुक्त का नारकोटिक्स, पॉलीग्राफी और ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण
अनुच्छेद 20(3) के अधीन आत्म अभिशंसन है, अतः ये चीज वर्जित है। मतलब किसी का नारकोटिक्स टेस्ट कराना या पॉलीग्राफी या ब्रेन प्रिंटिंग परीक्षण वगैरह, इससे झूठ का पता चल जाता है, ब्रेन की मैपिंग हो जाती है और ये सिद्ध हो जाता है व्यक्ति सच बोल रहा है कि झूठ, इसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया है और 20(3) का उल्लंघन किया है। लेकिन एक और केस है मिस्टर एक्स बनाम मिसेस जेड वर्ष 2002 का, इसमें डीएनए टेस्ट कराने को अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं माना, इसलिए डीएनए टेस्ट कराया जा सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे 20(3) का उल्लंघन नहीं माना है। जबकि नारकोटिक्स, पॉलीग्राफी और ब्रेन प्रिंटिंग, ये 3 टेस्ट ऐसे हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन माना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये जो शब्द है ना दैहिक स्वतंत्रता, इसका अर्थ क्या होता है? दैहिक स्वतंत्रता का, दैहिक मतलब शारीरिक स्वतंत्रता, प्राण और शारीरिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो दिया गया है भारतीय नागरिकों को अनुच्छेद 21 के तहत। अर्थात अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से सिर्फ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को उसकी जीने का जो आधार है, मतलब उसके प्राण कैसे निकाले जाएंगे, तो सिर्फ विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही निकाले जाएंगे। अर्थात कानून निर्माण करके एक प्रक्रिया बनाई जाएगी और सिर्फ उसी प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से अर्थात उसके शरीर से वंचित किया जाता है। ये प्रमाणित करता है अनुच्छेद 21। अर्थात कोई व्यक्ति अपने प्राण तथा शारीरिक स्वतंत्रता से तभी वंचित किया जाएगा जबकि उसके लिए कोई विधिक उपबंध हो। मतलब अगर कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित किया जाए तो फिर नहीं किया जाएगा, विधि के द्वारा प्रक्रिया स्थापित करना होगी और तब जाकर किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण मतलब संसद और ये जो राज्यों के विधानमंडल हैं वे आ जाएंगे विधायिका में, मतलब कानून निर्माण करने वाली संस्थाएं, और कार्यपालिका जो उस कानून को लागू करती हैं वे संस्थाएं। इन दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21 तथा इसका संरक्षण नागरिक तथा विदेशी सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। इसी प्रकार का संरक्षण अमेरिकी संविधान के अंतर्गत 5वें और 14वें संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। 5वें संशोधन के अनुसार कोई व्यक्ति सम्यक विधि प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यहां पर तुलना की जा रही है भारतीय संविधान की और अमेरिकी संविधान की। अमेरिकी संविधान का जो 5वां संशोधन था वो ये कहता है कि कोई व्यक्ति सम्यक विधि प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये समरूपता रखता है भारत से। अमेरिका में भी ऐसा है कि पहले एक विधि प्रक्रिया का निर्माण करो जिससे किसी नागरिक के प्राणों का हरण किया जाएगा, उसके बाद ही किसी व्यक्ति को उसके कहना चाहिए कि प्राण से वंचित किया जाता है या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। भारत में भी ऐसा ही कुछ प्रावधान है, लेकिन एक छोटा सा अंतर है अमेरिकी संविधान में और भारत के संविधान में। और वो अंतर क्या है? सबसे पहले तो ये शब्द समझ लीजिए आप, सम्यक विधिक प्रक्रिया। सम्यक मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और विधायी प्रक्रिया मतलब कानूनी प्रक्रिया। अमेरिकी न्यायालय ने सम्यक विधिक प्रक्रिया का अत्यंत विस्तृत अर्थान्वयन करते हुए उसे नैसर्गिक न्याय के समतुल्य माना है। अमेरिकी संविधान में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान की अपेक्षा विस्तृत है। इसका मतलब है कि अमेरिका में ये जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ये भारत की अपेक्षा बहुत ज्यादा विस्तृत है और नैसर्गिक न्याय के समतुल्यता रखता है। क्योंकि भारतीय संविधान में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है, अतः विधानमंडल
किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि का निर्माण करके ही वंचित कर सकती है। मतलब इसका तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित करना है तो सबसे पहले कानून का निर्माण करना पड़ेगा, उस कानून में उपबंध करना पड़ेगा कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को उसके प्राणों से वंचित किया जा सकता और तभी ऐसा कार्य किया जा सकेगा। अब एक केस है A.K. गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1952 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिकीय कृत्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं। विधानमंडल कोई विधि बनाकर किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकती है। विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि को नैसर्गिक नियमों के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है। देखिए, यही अंतर है अमेरिकी संविधान में और भारतीय संविधान में। मतलब था, क्योंकि अब ये चीज समाप्त हो गई है भारतीय संविधान से भी। लेकिन अपन 1952 की बात करें तो 1952 में सुप्रीम कोर्ट ने जो वक्तव्य दिया था वो ये था कि ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विधानमंडल के विरुद्ध नहीं है। मतलब विधानमंडल किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है जिससे किसी व्यक्ति के प्राणों का हनन किया जा सकता है, और विधानमंडल के द्वारा बनाया जाने वाला कानून जरूरी नहीं है कि नैसर्गिक नियमों के अनुरूप हो। इसलिए 1952 में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह वक्तव्य दिया था तो उसने ये माना था कि ये जो अधिकार है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का, वो सिर्फ कार्यपालिका के कृत्य के विरुद्ध है, विधानमंडल के कृत्य के विरुद्ध नहीं है। जबकि अमेरिका में शुरुआत से ये जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो नैसर्गिक न्याय के समतुल्य था। मतलब कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसे कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध माना था, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं माना था। लेकिन दूसरे केस में मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने A.K. गोपाल के निर्णय को पलट दिया। अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम देते हुए उसके क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत कर दिया। मतलब अनुच्छेद 21 में जो A.K. गोपाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह सिर्फ कार्यपालिकीय कृत्य के विरुद्ध है, उसे और ज्यादा विस्तृत कर दिया और कहा कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उचित, ऋजु तथा युक्तियुक्त अर्थात प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होनी चाहिए। जैसा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि विधानमंडल द्वारा निर्मित प्रक्रिया नैसर्गिक न्याय के अनुरूप होना आवश्यक नहीं है, लेकिन अब यहां पर कह दिया है कि विधानमंडल द्वारा निर्मित प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप होना चाहिए। इसका मतलब ही यह है कि अब विधानपालिका कोई ऐसा तरीका निजात नहीं कर सकता है व्यक्ति के प्राण को हनन करने का जो कि उचित ना हो या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। अतः अयुक्तियुक्त और मनमाना नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया फांसी है किसी व्यक्ति के प्राणों का हनन करने की, जो कि एक प्रकार से प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि किसी व्यक्ति का करंट लगाकर उसके प्राणों का हनन कर दिया जाए या किसी व्यक्ति को चिरवा दिया जाए बीच में से, ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। ऐसा वंचित किया गया है विधानमंडल को भी ऐसी कोई प्रक्रिया बनाने से, और कार्यपालिका तो शुरुआत से ही वंचित थी कि कार्यपालिका किसी व्यक्ति की प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती है। इस निर्णय के बाद भारतीय संविधान और अमेरिकी संविधान द्वारा प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता लगभग समरूप है, क्योंकि अमेरिका में तो 5वां और 14वें संशोधन से ये चीज पहले ही अमल में लाई गई थी कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध है। लेकिन भारत में जो पहले विचारधारा थी तो वो सिर्फ कार्यपालिकीय कृत्य के विरुद्ध था, विधानपालिका के कृत्यों के विरुद्ध नहीं था। लेकिन अब विधानपालिका और कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध हो गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात विधायिका भी अगर
कोई तरीका बना रही है किसी व्यक्ति के प्राणों का हनन करने का, तो वो तरीका भी प्राकृतिक न्याय के नियम के अनुरूप होना चाहिए, आयुक्तियुक्त और मनमाना नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब हमारे यहाँ भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को बहुत ही ज्यादा विस्तृत कर दिया गया है। अतः वर्तमान में अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने वाली विधि में निम्नलिखित बातें होनी चाहिए। मतलब अब वर्तमान में जो प्रावधान है भारत में वो कुछ ऐसा है कि जो विधि बनाई जा रही है किसी व्यक्ति के प्राणों का हनन करने की, वो कुछ इस प्रकार की है कि उस विधि में निम्न बातें शामिल होनी चाहिए। विधि में प्रक्रिया विहित होनी चाहिए कि किस प्रक्रिया से किसी व्यक्ति के प्राणों का हनन किया जाएगा। दूसरा, वह प्रक्रिया ऋजु, न्यायपूर्ण और युक्तियुक्त होना चाहिए, मतलब प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। विधि अनुच्छेद 14 तथा 19 के अनुरूप होना चाहिए। अनुच्छेद 14 जो अपन ने पढ़ा था, विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण, और अनुच्छेद 19 जो अब भी जस्ट अपन खत्म करके आ रहे हैं, उसके अनुरूप होना चाहिए। अब मेनका गांधी के निर्णय में, मेनका गांधी वाला जो केस था जो हम एक लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मेनका गांधी के निर्णय के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 का उदार निर्वचन किया। निर्वचन का मतलब होता है टिप्पणियां करना या उसे विस्तृत करना। निर्वचन आरंभ किया है और इसके अंतर्गत उन सभी बातों को शामिल कर लिया है जो जीवन जीने के योग्य बनाती है। मतलब मेनका गांधी वाला जो केस था, वहां से सुप्रीम कोर्ट ने अहमियत समझी अनुच्छेद 21 की, और अनुच्छेद 21 में बहुत सारी बातों को सुप्रीम कोर्ट ने शामिल कर दिया है। वे बातें क्या है? इस प्रकार इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19, मतलब अनुच्छेद 21 हम पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 19 की बहुत सी बातों को भी इसमें शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त सभी स्वतंत्रताएं तथा ऐसी अन्य दैहिक स्वतंत्रताएं जो अनुच्छेद 19 में सम्मिलित नहीं है, वे आ जाती हैं। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां करी हैं इन स्वतंत्रताओं के बारे में, उसमें अनुच्छेद 21 के अधीन ला दिया है अनुच्छेद 19 को। इसमें कुछ ऐसे अधिकार हम पढ़ने जा रहे हैं जो अनुच्छेद 19 में शामिल थे, वे भी आ जाएंगे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, और अनुच्छेद 19 में जो चीजें शामिल नहीं है वे भी अनुच्छेद 21 के ही अंतर्गत आएंगी। उदार निर्वचन के कारण अनुच्छेद 21 एक प्रकार से अवशिष्ट अनुच्छेद सा हो गया है। अवशिष्ट अनुच्छेद मतलब बहुत ही ज्यादा आवश्यक, उसमें इतनी सारी चीजें शामिल कर दी गई हैं जो एक व्यक्ति को या भारतीय नागरिकों को जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसके अंतर्गत समय समय पर न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। जैसे विदेश जाने का अधिकार, ये हमने 19 में भी पढ़ा था, लेकिन अब अनुच्छेद 21 के भी अंतर्गत आ गया है। एकांतता का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, सड़क पर व्यापार करने का अधिकार 19 में भी था, 21 में भी आ गया। शिक्षा पाने का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का, निःशुल्क विधिक सहायता का तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति की हैसियत नहीं है, कहना चाहिए कि अधिवक्ताओं का पैसा देने की, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उस व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, आश्रय का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एक मौलिक अधिकार बन गया है अनुच्छेद 21 के तहत ही। निःशुल्क खाद्य सामग्री पाने का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग का अधिकार, कोई महिला अपने बच्चे को पैदा करे या ना करे, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसका मौलिक अधिकार है। इसी के तहत कोई महिला गर्भ धारण करे अथवा ना करे या गर्भ निरोध का कोई भी तरीका इस्तेमाल करे, उस पर कोई भी अड़चन नहीं आ सकती, क्योंकि ये उस महिला का मौलिक अधिकार है। अब एक केस है महाराष्ट्र बनाम श्रीमती दूबल 1987 के मामले में बंबई हाई कोर्ट ने कहा था कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है, तथा आईपीसी की धारा 309 जो आत्महत्या को अपराध घोषित करती है,
असंवैधानिक है। ये समझिए आप इस चीज की, 2010 एमपीपीएससी प्रीलिम्स में भी आया था ये। आप ये समझिए कि सबसे पहले बंबई हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि अनुच्छेद 21 के तहत जो जीने का अधिकार है उसी में मरने का अधिकार भी शामिल है। इसलिए आईपीसी की धारा जो 309 थी, जो आत्महत्या को अपराध घोषित करती थी, वो असंवैधानिक है, ये कह दिया था बंबई हाई कोर्ट ने। परंतु एक दूसरा केस आया सुप्रीम कोर्ट का, पी रतिनाम बनाम भारत संघवाद 1994 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है। तो पहले जो विचारधारा थी भारत में या सुप्रीम कोर्ट एवं बंबई हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग के जीने के अधिकार में ही मरने का अधिकार शामिल है, अतः जिस व्यक्ति को नहीं जीना है वो आत्महत्या कर सकता है, और वो संवैधानिक था, लीगल था। 1994 के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल है, किंतु इस चीज को 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया। ये केस था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्यवाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने पी रतिनाम के निर्णय, ये वाला मतलब ये इस केस के निर्णय, पी रतिराम के निर्णय को उलटते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार शामिल नहीं है। तो इस वजह से इस निर्णय के बाद अब मरने का अधिकार जो है असंवैधानिक है, और आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या एक प्रकार का अपराध घोषित किया गया है, और यह सब अनुच्छेद 21 की ही विवेचनाओं में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। धूम्रपान का निषेध, ये केस था मुरली देवरा बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार का उल्लंघन माना है तथा राज्यों को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का निर्देश दिया है। इसी कारण से बाजारों में या ऐसी पब्लिक गैदरिंग वाले इलाकों में, पार्क में या फिर किसी थिएटर में जहां पर पब्लिक इकट्ठी होती है, वहां पर धूम्रपान का निषेध कर दिया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था इस केस में, क्योंकि यह भी अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में रखा गया है इसे धूम्रपान के निषेध को। नेक्स्ट, विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह धारित किया कि महिला कर्मियों का यौन उत्पीड़न लैंगिक समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अतिक्रमण की कोटि में आता है। ये मीटू का जो अभी कुछ समय पहले तक बहुत ज्यादा न्यूज़पेपरों में आया, विवाद आया कि महिला कर्मियों के साथ वर्क प्लेस पर यौन शोषण किया जाता है, ये चीजें भी अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का अतिक्रमण है। नेक्स्ट पॉइंट है, आम जनता के समक्ष फांसी देने का संरक्षण। इसको भी जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, नाना पाटेकर वाली के सभी जनता की गैदरिंग हो रही है और जनता के बीच में व्यक्ति को फांसी दी जा रही है, ये भी असंवैधानिक सिद्ध कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये केस था महान्यायवादी बनाम लिच्छमा देवी केस 1996, यानी आम जनता के समक्ष अब फांसी नहीं दी जा सकती। पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु के विरुद्ध संरक्षण, पुलिस कस्टडी में अगर कोई अभियुक्त है तो और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये उसके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसको भी आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने शामिल किया है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण, पहले नहीं उसमें देखते होंगे फिल्म वगैरह में कि पुलिस आई और सीधे हथकड़ी लगाई, अभी वो मुजरिम थोड़ी है, दोषी थोड़ी ना है, अभी तो वो आरोपी है, आरोप सिद्ध थोड़ी ना हुआ है। इस वजह से हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण भी अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्भावस्था के दौरान लिंग परीक्षण महिला के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। विजय शर्मा बनाम भारत संघवाद 2008 में इसे असंवैधानिक सिद्ध किया था। आर्टिकल 21 के अधीन इसे असंवैधानिक घोषित किया गया है कि गर्भावस्था के दौरान अगर लिंग परीक्षण कराया जाए कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। एकांत कारावास के विरुद्ध संरक्षण भी, एकांत कारावास होता ना कि किसी व्यक्ति को कारावास में तो डाला लेकिन अकेला छोड़ दिया,
वो भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना है सुप्रीम कोर्ट ने सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन के केस में। नेक्स्ट है नेक्स्ट अभी रुकिए, इसको अपन लोग समझ लेते। तो ये कुल 21 ऐसे चीजें हैं जिन्हें अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा का अधिकार। शिक्षा जो है ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मनुष्य के लिए एक नितांत आवश्यक है। बिना शिक्षा के मनुष्य कुछ ऐसा हो जाता है जैसे मानवीय रूप में एक पशु हो। इसीलिए आरंभ में संविधान में शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत स्थान नहीं दिया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने मतलब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मोहिनी जैन के मामले में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार घोषित किया। जैसा कि अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, जीवन जीने के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें शामिल करी थी, उसी में शिक्षा के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने मूल अधिकार घोषित कर दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है, तो अब ये संसद का कर्तव्य है कि संविधान में इस अधिकार को जगह दे। तो संसद ने 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया। अब यहां पर समझने लायक बात यह है कि शिक्षा का ये जो अधिकार है इसे सिर्फ मौलिक अधिकार में जगह नहीं दी गई है, इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी एवं मूल कर्तव्यों में भी स्थान दिया गया है। अब एक थोड़े से शब्दों में मैं ये बताना चाहूंगा एक बेसिक अंतर, हालांकि हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे आगे, कि मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य में बेसिक अंतर क्या है। मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तित्व के निर्माण के लिए दिए गए हैं और ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है। राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी होने का तात्पर्य यह है कि ये राज्य कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो विधायिका के लिए निर्देश दिए गए हैं कि विधायिका जब भी किसी कानून का निर्माण करेगी तो विधायिका को कुछ तत्व उसमें शामिल करना होंगे। अब जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, परंतु यदि किसी व्यक्ति के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हनन हुआ या कोई व्यक्ति ये कहता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का हनन हुआ है, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता है। और तीसरा चरण है मूल कर्तव्यों का या फंडामेंटल ड्यूटीज का। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए दिए गए हैं कि नागरिकों का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, वो चीजें दी गई हैं मूल कर्तव्यों में। इनके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप ये विभेद समझिए कि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, उनके व्यक्तित्व के निर्माण के लिए और राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं ये विधायिका के लिए दिए गए हैं कि विधायिका को विधि बनाते समय कौन कौन सी चीजों को उसमें शामिल करना होगा, और मूल कर्तव्य नागरिकों के कर्तव्य है कि उनका अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है। इन तीनों चीजों में मतलब मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य, इन तीनों चीजों में शामिल किया गया है शिक्षा के इस अधिकार को। जैसे देखिए 86वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 21 का के तहत इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया, वैसे ही अनुच्छेद 21 का के अनुसार ही राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा, और ये चीज 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुई। इसी 86वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 45 जो कि एक नीति निर्देशक सिद्धांत में आ जाएगा, अनुच्छेद 45 के स्थान पर एक नया अनुच्छेद प्रतिस्थापित कर राज्यों को यह निर्देश दिया गया है कि वह 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखरेख तथा शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, एवं अनुच्छेद 51 का जो कि मूल कर्तव्य में आता है,
इसके अनुसार प्रत्येक माता पिता एवं अभिभावक का यह मूल कर्तव्य है कि वह अपने बालक या प्रतिपाल्य के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करेंगे। इसीलिए शिक्षा का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य तीनों चीजों में शामिल है और अनुच्छेद 21 का के तहत ये एक मूल अधिकार भी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। बहुत ही अवेटेड टॉपिक था कि गिरफ्तारी और निरोध में क्या फर्क है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं हम इनके बीच का डिफरेंस और अनुच्छेद 22 के लिए। सबसे पहला अनुच्छेद 22 जो कि सुनिश्चित करता है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकार और निरोध से संबंधित है। और जैसा कि अभी हम पढ़ते हुए आए हैं अनुच्छेद 21 में, जो कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता सुनिश्चित कर रहा था, अनुच्छेद 22 उसी से ही रिलेटेड है या उसी के आगे का एक्सटेंशन है। जैसे अनुच्छेद 21 का शब्द था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अब इस विधि में कौन कौन सी बातों को शामिल करना होगा यह सुनिश्चित करता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है उन प्रक्रियात्मक या शर्तों का उल्लेख करता है जिसका विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अर्थात विधानमंडल द्वारा निर्मित विधि में होना आवश्यक है। मतलब अनुच्छेद 21 के तहत किसी के प्राणों को हरण करने में या प्राण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में जो विधि बनाई जा रही है या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो भी बनाई जा रही है उसमें कौन कौन सी बातें शामिल की जाएंगी ये सुनिश्चित होती हैं अनुच्छेद 22 से। मतलब अनुच्छेद 21 का ही एक्सटेंशन होगा अनुच्छेद 22। अतः जब कोई व्यक्ति अनुच्छेद 21 के अनुसार अपने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है तब उसे अनुच्छेद 22 द्वारा प्रदत्त अधिकार तथा स्वतंत्रताएं उपलब्ध होती हैं। अब आई बात समझ में आपको। अनुच्छेद 21 में वर्णन है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का और उस विधि में कौन कौन सी चीजें शामिल की जाएंगी इसका विवरण देता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत 2 प्रकार की गिरफ्तारियों का उल्लेख किया गया है। पहला है सामान्य दांडिक विधि के अधीन जिसे हम बोलते हैं प्यूनिटिव, और दूसरा है निवारक निरोध विधि के अधीन अर्थात प्रिवेंटिव। अब बेसिक अंतर समझिए प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव में। जब कोई सी घटना घटित हो जाए या कोई सा क्राइम हो जाए उसके बाद गुनहगार को जो सजा दी जाती है उसके तहत आती है सबसे पहले गिरफ्तारी, और सिर्फ संशय के आधार पर किसी व्यक्ति को क्राइम करने से अगर रोका जाए तो वो कहलाता है निरोध। हमारे यहाँ 2 प्रकार की गिरफ्तारियां का उल्लेख है अनुच्छेद 22 के तहत। एक है सामान्य दांडिक विधि के अधीन और एक निवारक निरोध के अधीन। सामान्य दांडिक विधि उस समय लगेगी जब कोई सी घटना घटित हो गई है और कोई सी घटना को घटित होने से रोकने के लिए जो कार्यवाही की जाती है उसको कहा जाता है निवारक निरोध कार्यवाही। अनुच्छेद 22 के खंड 1 एवं 2 सामान्य दंड विधि के अधीन है, जो अभी अपन ने पढ़ा सामान्य दंड विधि अर्थात प्यूनिटिव, उसके अधीन है, गिरफ्तारियों तथा प्रक्रियाओं के बारे में है। और अनुच्छेद 22 के ही खंड 3 से 7 निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तारियों एवं प्रक्रिया के बारे में है। अब आई आपको बात समझ में कि सामान्य दंड विधि का उल्लेख है अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 में, जबकि अनुच्छेद 22 के खंड 3 से 7 प्रावधान करते हैं निवारक निरोध विधि का। अब आइए समझते हैं अनुच्छेद 22 के खंड 1 एवं 2 निवारक निरोध के सिवाय सभी प्रकार की गिरफ्तारियों पर लागू होते हैं। और इसके अंतर्गत जो चीजें शामिल हैं, गिरफ्तार किए जाने का या गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, कि किसी व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया गया है उसका कारण जानने का अधिकार जो सुनिश्चित होता है अनुच्छेद 22 के खंड 1 और 2 से। दूसरा है अपनी रुचि के विधि व्यवसाय अर्थात अधिवक्ता से परामर्श एवं बचाव का अधिकार। और तीसरा है
गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर, मतलब यात्रा के लिए जो आवश्यक समय है एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना ले जाना, उसको छोड़कर कोई निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना, साशरीर पेश किया जाएगा, ना कि फोन पे बात की जाएगी। और चौथा है मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध ना किए जाने का अधिकार। तो ये 4 चीजें निवारक निरोध के अलावा सभी प्रकार की गिरफ्तारी के तहत प्राप्त होती हैं। अनुच्छेद 22(3) के अनुसार उक्त अधिकार निम्नलिखित को उपलब्ध नहीं है। अन्य देशीय शत्रु, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा शत्रु जो कि किसी दूसरे देश का है, उसको यह अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। और निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया व्यक्ति, मतलब जैसा कि अभी अपन ने समझा कि दो प्रकार की कार्यवाहियां होती है, एक तो गिरफ्तारी और एक तो निरोध। गिरफ्तारी होती है क्राइम करने के बाद, और निरोध क्राइम को करने से रोकने के लिए निरोध किया जाता है। तो अगर कोई अन्य देशीय शत्रु है, जैसे कसाब वसाब को गिरफ्तार किया गया था, उनको ये अधिकार प्राप्त नहीं थे। और निवारक निरोध विधि मतलब किसी को क्राइम करने से अगर रोका गया है तो उसे भी अनुच्छेद 22 के खंड 1 एवं खंड 2 के तहत संरक्षण नहीं मिलेगा। अब अनुच्छेद 22 का खंड 4 से 7 निवारक निरोध के बारे में है। बहुत अवेटेड था कि यह निवारक निरोध आखिर है क्या। तो आइए समझिए निवारक निरोध को। निवारक निरोध कानून लोकतांत्रिक प्रणाली के प्रतिकूल होने के कारण भारतीय संविधान के अलावा विश्व के अन्य किसी भी जनतांत्रिक संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र को खंडित करता है। इस वजह से विश्व के जो दूसरे लोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने इसे अपने संविधान में स्थान नहीं दिया है। लेकिन भारत विविधताओं का देश है और यहां पर किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक दंगे आसानी से हो सकते हैं। इस वजह से भारत में इसे स्थान दिया गया है। सामान्यतः विश्व के अन्य देशों में केवल आपातकाल में निवारक निरोध की व्यवस्था लागू की जाती है, किंतु भारतीय संविधान में आपात एवं शांति दोनों समय के लिए निवारक निरोध की व्यवस्था है। आपातकाल में भी हमारे यहाँ निवारक निरोध की कार्यवाही हो सकती है और शांति के माहौल में भी निवारक निरोध होता है। यानी किसी भी प्रकार से व्यक्ति को अगर सिर्फ शंका है कि ये भविष्य में किसी प्रकार की कोई आपराधिक कार्यवाही कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए जो तरीका हमारे संविधान में अपनाया गया है वो है निरोध करना। भारत में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का उद्देश्य समाज विरोधी और देश को खतरा पहुंचाने वाले तत्वों को नियंत्रित करना है। जैसा कि मैंने अभी बताया, भारत विविधताओं का देश है, इस वजह से इस चीज को संविधान में शामिल करना बहुत जरूरी था। यह एक निवारणात्मक कार्यवाही, समझिएगा ध्यान से, यह एक निवारणात्मक कार्यवाही है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकती है। इसमें व्यक्ति को सामान्य न्यायिक प्रक्रिया से इतर केवल संदेह के आधार पर अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब इसमें किसी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर, अपराध अभी हुआ नहीं है लेकिन संदेह है कि यह व्यक्ति भविष्य में अपराध कर सकता है, तो उस संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना ही कहलाता है निरोध। अब अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 5 के अंतर्गत निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से ये संबंधित है। मतलब जैसा अपन ने अभी अनुच्छेद 22 का खंड 1 और 2 पढ़ा था, वो सामान्य गिरफ्तारी में संरक्षण देता था, जबकि अनुच्छेद 22 के ही खंड 4 और 5 निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तारी से संबंधित है। सामान्यतः निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। मतलब सामान्य रूप से अगर किसी का निरोध किया गया है तो 3 माह तक अधिकतम उसे निरोध में रखा जा सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आधार बताया जाएगा। और तीसरा है गिरफ्तारी आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन का अवसर दिया जाएगा। अभ्यावेदन मतलब बोलने का अधिकार, या उसे ये पूरा अधिकार रहेगा कि वो खुद के लिए बचाव कार्य कर सके, लेकिन वो किसी अधिवक्ता को नहीं बुलाया, अधिवक्ता वगैरह को नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन वो अपने इस निरोध के खिलाफ बोल सकता है। ये कहलाता है अभ्यावेदन का अवसर।
परंतु निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति निम्न 2 दशाओं में 3 माह से अधिक अवधि तक भी निरुद्ध रह सकता है। मतलब ये 2 कंडीशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये ऐसी कंडीशन है जिसके अधीन जो निरुद्ध व्यक्ति है वो 3 माह से अधिक समय तक भी निरोध रह सकता है। पहली कंडीशन है जब उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से गठित सलाहकार बोर्ड की राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो। अर्थात अगर किसी व्यक्ति जो कि निरोध में रखा गया है उसे 3 माह से अधिक समय के लिए रखना है, तो इसके लिए 3 माह के पश्चात, मतलब आज की तारीख में अगर निरोध हुआ है तो आज से 3 माह के पश्चात हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से गठित या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से मिलकर एक सलाहकार बोर्ड बनेगा, और अगर वो कह देता है कि हां इसका निरोध और ज्यादा बढ़ाया जाए तो ही बढ़ाया जाएगा, अन्यथा नहीं। ऐसे व्यक्ति संसद द्वारा इसके बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किए गए हों। जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे के खंडों में कि संसद इस निरोध के प्रति बहुत सारे कानूनों का निर्माण भी कर सकती है, और संसद ने अगर किसी इस प्रकार के कानून का निर्माण किया है तो उसके अधीन या उस कानून के अधीन अगर किसी व्यक्ति का निरोध हुआ है तो 3 माह से अधिक समय तक उसको निरुद्ध करके रखा जा सकता है। अनुच्छेद 22(7) के तहत संसद निम्न के संबंध में विधि बना सकती है। जैसे पहला है, किन परिस्थितियों तथा किन मामलों में किसी व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 माह से अधिक अवधि तक निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। मतलब बाय चांस अगर किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है और जैसे प्रावधान है कि 3 माह तक अधिकतम निरुद्ध करके रखा जा सकता है, और 3 माह से अधिक अवधि तक अगर निरुद्ध करना है तो हाई कोर्ट के जजों की एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी अगर कह देती है तो निरुद्ध की अवधि बढ़ा दी जाएगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट की कमेटी नहीं बनी है तो भी निरुद्ध की जो कहना चाहिए टाइम लिमिट है वो बढ़ाई जा सकती है, इस संबंध में अगर संसद कानून बना दे तो। निवारक निरोध विधि के अधीन कोई व्यक्ति किन मामलों में कितनी अधिकतम अवधि तक निरुद्ध किया जा सकेगा। सलाहकार बोर्ड द्वारा राय देने के लिए की जाने वाली जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। मतलब सलाहकार बोर्ड अगर ये कहते कि फलाने फलाने चीज की जांच करो और जांच में अगर ये व्यक्ति संलिप्त पाया जाता है तो इसका निरुद्ध की जो अवधि है वो बढ़ा दी जाए। तो सलाहकार बोर्ड ने अगर जांच का आदेश किया है तो उस जांच में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो इस संबंध में भी संसद कानून बना सकती है। संसद द्वारा अपनी इस शक्ति के प्रयोग में कुछ अधिनियम भी पारित किए गए हैं। जैसे निवारक निरोध अधिनियम वर्ष 1950, ये निवारक निरोध के संबंध में पहला अधिनियम था। 1950 में संसद द्वारा पारित यह अधिनियम 31 दिसंबर 1969 तक प्रवर्तन में रहा। इसके अंतर्गत नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी। देखिए ये नियम है, जैसे 3 माह से अधिक अवधि तक निवारक निरोध के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा, तो यहां पर इन्होंने ये कानून बना दिया जिसमें निरुद्ध किए जाने की अवधि 1 वर्ष निश्चित की गई। दूसरा है इसमें आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971। इसे सामान्य शब्दों में कहा जाता था मीसा। मीसा अर्थात मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है। निवारक निरोध अधिनियम के स्थान पर 7 मई 1971 को यह अधिनियम राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा लागू किया गया, जिसे बाद में जून 1971 में कानूनी दर्जा दिया गया। मतलब ये इतना आवश्यक था इसको लाना कि राष्ट्रपति को इसके लिए अध्यादेश जारी करना पड़ा। इसके तहत किसी व्यक्ति को परामर्शदाता मंडल के परामर्श के बिना आपातकाल में 21 माह तक नजरबंद किया जा सकता है। परामर्शदाता मंडल यहां पर समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि हाई कोर्ट के जजेस की जो कमेटी बनती थी उसको बोला गया है यहां परामर्शदाता मंडल। तो अगर वो परामर्शदाता मंडल कहीं भी नया उसने परामर्श भी नहीं दिया है कि इसे 3 माह से अधिक तक निरोध करके रखा जाए, तो भी उस व्यक्ति को निरोध करके रखा जा सकता है। उसकी लिमिट है 21 माह तक, लेकिन ये आपातकाल के समय किया जा सकता है। परंतु 44वें संविधान संशोधन के कारण यह अधिनियम अप्रैल 1979 में अपने आप ही समाप्त हो गया।
इसके बाद आया विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम 1974। आर्थिक जगत में इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दर्जा प्राप्त है। 19 दिसंबर 1974 को यह लागू हुआ था और इस अधिनियम के तहत आरंभ में निरोध की अवधि 1 वर्ष थी, किंतु 13 जुलाई 1984 को इसे 2 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। साधारण भाषा में इसे कहा जाता है रासुका और इस अधिनियम का जन्म 1980 में एक अध्यादेश द्वारा हुआ। इसका उद्देश्य देश में एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा पैदा करने वाले या सांप्रदायिकता अथवा जातीय दंगों को प्रेरित करने वाले व्यक्तियों को निरुद्ध करना था, या ऐसे व्यक्ति जो देश की एकता और अखंडता को भंग कर रहे हैं उनको गिरफ्तार करना इस अधिनियम का मूलभूत उद्देश्य था। 1981 में इसे कानून का दर्जा मिला, क्योंकि पहले तो ये एक अध्यादेश के रूप में आया, किंतु जून 1984 में इसमें संशोधन कर इसे और कठोर बना दिया गया। नेक्स्ट है आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम 1950। सामान्य शब्दों में इसे कहा जाता था टाडा। निवारक निरोध कानून में यह सबसे कठोर कानून था। देश में आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह अधिनियम 1985 में लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त किसी अभियुक्त को 180 दिन अर्थात 6 माह तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था तथा एक बार दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित कर पुनः 180 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता। मतलब एक बार मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाए, उसके बाद फिर से 6 महीने तक उसे नजरबंद करके रखा जा सकता था। परंतु 23 मई 1985 को इस कानून की अवधि समाप्त हो जाने के कारण यह कानून समाप्त हो गया। इसके बाद आया आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002 में। देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 अप्रैल 2002 को टाडा मतलब जो अभी अपन पढ़ते हुए आए हैं, टाडा के स्थान पर इस नए आतंकवाद निरोधी पोटा को लागू किया गया। इसके अधीन किसी भी मामले में दर्ज प्राथमिकी मतलब FIR की पुष्टि पुलिस महानिदेशक एवं संबंधित समीक्षा समिति द्वारा क्रमशः 10 दिन एवं 1 माह के भीतर किया जाना आवश्यक था। FIR की पुष्टि हो गई, साथ ही गिरफ्तारी अभियुक्तों की सूचना तत्काल परिवार को देने और पुलिस हिरासत की अधिकतम अवधि 30 दिन निर्धारित थी। 21 सितंबर 2004 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के जरिए इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया। यह अधिनियम 26 मार्च 2002 को संसद की संयुक्त अधिवेशन में पारित किया गया था। अब इसके बाद आया गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम वर्ष 2004 में। यह कानून मूलतः 1967 में बनाया गया था, जिसे 2004 में पोटा के समाप्त हो जाने के पश्चात संशोधन करके अध्यादेश द्वारा 21 सितंबर 2004 को प्रभावी किया गया। मतलब इस पोटा का स्थान ले लिया गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम 2004 ने। इसमें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया था। तो ये है कुछ अधिनियम जो संसद ने बनाए हैं अनुच्छेद 22(7) में उपलब्ध अधिकारों के अंतर्गत। तो ये है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। बहुत ध्यान से समझिए इन सारी चीजों को। और मैं आप लोगों से फिर से ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी दिक्कत जाए इस लॉकडाउन के टाइम पर, तो आप लोग पर्सनली कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं इन चीजों के बारे में। एवं घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, किसी भी प्रकार से लॉकडाउन का कहना चाहिए अतिक्रमण करने से बचिए। अब यही चीजें हम पढ़ रहे हैं कि क्या क्या कानूनी प्रावधान है, कैसे सरकारें संचालित होती हैं। आप लोग भी ये सब इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है और सिविल सर्वेंट्स का जज्बा अभी देख ही रहे हैं आप लोग कि कोरोना को जो मात दी गई है, इसको मात देने में सबसे बड़ा हाथ सिविल सर्वेंट्स का है। ये इन्हीं चीजों से आपको भविष्य में भी जूझना पड़ेगा कि किस प्रकार से आपको पब्लिक डीलिंग करनी है।
ठीक है, तो आप लोग खुद इतने समझदार हैं कि आप लोग इन चीज़ों का पालन करेंगे, और मैं भगवान से रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग सुरक्षित रहें, जल्दी से ये कोरोना नाम का जो राक्षस है वो मर जाए, और हम सब फिर से अपनी तैयारियों में लग जाएं, जल्दी वैकेंसी आए और फिर से हम हमारी जो गाड़ियां हैं जो भी पटरी से उतर गई हैं वो सब पटरी पर चढ़ जाए। तो सुरक्षित रही है, सफल रही है, पढ़ाई करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा।